प्राइमरीली तो हम लोग लोकसभा के लिए इकट्ठे हुए थे। हाँ, तो फिर विधानसभा का चुनाव था, इस पे क्यों रो रहे हैं? फिर रो नहीं रहे हैं, वो एक तरीके से रोना ही हुआ है ना, ये तो कभी ईवीएम कभी फलाना कभी ढिमकाना। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि हमसे डिस्कशन ही नहीं करा 6 उम्मीदवार उतारने से। हम अपनी सीटों पर उनसे डिस्कसन क्यों करें? ये जो हमारी सीट हैं उन पर डिस्कशन क्यों? तो कौन सी सीटें दे रहे हैं कांग्रेस? जो शोषित समाज के महानायक माननीय काशीराम की पुण्यतिथि है और उनकी एक बहुत फेमस किताब है, बहुत पढ़ी जाती है, चमचा युग। सुधांशु त्रिवेदी जी को वो जरूर पढ़नी चाहिए, अगर ना पढ़ी हो तो। वैसे तो इन्होंने जिंदगी में पढ़ी नहीं होगी, मेरा 1-2 बार इनसे सामना हो चुका है। ए भाई, जरा मैं आपके कैमरामैन से कहूंगा जरा इस पे फोकस करिए। मान्यवर काशीराम पे बहुत बोल रहे थे, जरा मैं बताता हूं, फोकस करिए, मैं बताता हूं क्या हूं। गंदा बंदा जो बोलना था बोल लिया, मैं बताता हूं। जिस लहजे में उत्तर देना शुरू किया उससे स्पष्ट हो गया, वो बड़े नाराज हो गए, अपसेट हो गए। लेकिन कांग्रेस पार्टी मोहब्बत की दुकान की बात करती है और बीच में दुकान बंद करके विदेश चली जाती है। इस तरह से चुनाव नहीं लड़ा जाता है, 24/7 मेहनत करनी पड़ती है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, बीजेपी ने हरियाणा में लगातार तीसरी बार बड़ी जीत हासिल की है और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। तो वहीं कांग्रेस को जनता ने तीसरी बार भी नकार दिया है। इस बीच अब कांग्रेस अपने इंडियन अलायंस में भी घिरने लगी है और उनके ही गठबंधन के साथियों ने उन्हें आईना दिखाना शुरू कर दिया है और इन्हीं सब मुद्दों को लेकर डिबेट हो रही होती है। तभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता रीना गुप्ता द्वारा कांग्रेस पर राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला जाता है। तो वहीं डिबेट में उपस्थित सपा प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने भी कांग्रेस को आईना दिखाया और बीजेपी पर दलित और पिछड़ा विरोधी का आरोप लगाकर कटाक्ष करने की कोशिश करते हैं। पर वही सुधांशु त्रिवेदी आज अलग ही अंदाज में दिखे और सपा प्रवक्ता की जमकर क्लास लगाते हुए नजर आते हैं। वैसे आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया अलायंस साथ नहीं है और शिवसेना अलग हो जाएगी और लेफ्ट अलग हो जाएगा, तो ये ऐसा नहीं है। लोकसभा के लिए ये गठबंधन बना था, कांग्रेस उसका अभिन्न अंग है, आगे भी रहेगा। हमें दुख है इस हार का और इसी की वजह से लोग आम आदमी पार्टी वाले हो चाहे कोई भी लोग उसको एक राय दे रहे हैं। हाँ, कॉमरेड डी राजा ने सही कहा, अगर ठीक से शायद सीटों का गठबंधन हो जाता, अन्य पार्टियां उसमें सम्मिलित होती। अब तो हम सिर्फ एनालिसिस भी कर सकते हैं, तो शायद रिजल्ट डिफरेंट आता। इसमें तो आप बाई इलेक्शन में ये समाजवादी पार्टी कांग्रेस को कुछ सीटें दे यूपी के अंदर? नहीं, देखिए जो इंडिया अलायंस बना था, प्राइमरीली तो हम लोग लोकसभा के लिए इकट्ठे हुए थे। हाँ, तो फिर विधानसभा का चुनाव था, इस पे क्यों रो रहे हैं? राज्यों को नहीं रो नहीं रहे हैं, वो एक तरीके से रोना ही हुआ है ना, ये तो कभी ईवीएम कभी फलाना कभी ढिमकाना। नहीं तो भाई देखिए, अगर कांग्रेस की भी अपेक्षा है कि अखिलेश यादव हमारे बड़े नेता हैं और तीसरी बड़ी पार्टी है, बड़े नेता के रूप में उभरे हैं, मिलकर के चुनाव यूपी में लड़ा गया था, बहुत बड़ा मैसेज देश के लोगों ने दिया इस अलायंस को, और बीजेपी के तरीके से लोकसभा में उत्तर प्रदेश में करारी हार हुई, तो एक्सपेक्टेशन तो कांग्रेस की भी जायज है। उस प्रेम के कारण जो इंडिया अलायंस सभी पार्टियों का है, मैं प्रेम मोहब्बत की बात हो रही है। देखिए, ये जो कांग्रेस के लोग हैं ये बहुत प्रेम की बात करते हैं। राजकुमार भाटी, आप प्रेम ही नहीं दिखा रहे इनके ऊपर। मतलब आपने एक तरफा सीटों का अनाउंस कर दिया, बोला 6 के 6 पे लड़ रहे हैं हम। मतलब प्यार दिखाइए, बेचारे विवेक श्रीवास्तव कह रहे हैं प्यार दिखाइए। अखिलेश यादव बड़े नेता, लेकिन राहुल गांधी के जितने थोड़ी बड़े हैं। प्यार बरकरार है और 10 सीटों पर चुनाव होना, अभी हमने 6 पे तो प्रत्याशी घोषित किए हैं। कांग्रेस को हिस्सेदारी देंगे, सम्मानजनक देंगे, जितनी देनी चाहिए उतनी देंगे। ऐसा तो हमने लोकसभा में भी। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि हमसे डिस्कशन ही नहीं करा 6 उम्मीदवार उतारने से। हम अपनी सीटों पर उनसे डिस्कशन क्यों करें? जिन सीटों पर हमारे विधायक थे और जो हमारी सीट हैं उन पर डिस्कशन क्यों? तो कौन सी सीटें दे रहे हैं कांग्रेस? ये तो हमने लोकसभा में भी पहले सूची जारी कर दी थी। मैं सीटों के नाम नहीं पूछ रहा, नंबर पूछ रहा हूं। कितनी सीटें दे रहे हैं कांग्रेस? ना तो मैं नाम बता सकता हूं ना नंबर, लेकिन उन्हें सम्मानजनक सीटें देंगे। लेकिन अभी बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी गिनवा रहे थे कि कितने ओबीसी मंत्री बनाए, कितने मुख्यमंत्री बनाए, कितने गवर्नर बनाए। आज जो शोषित समाज के महानायक माननीय काशीराम की पुण्यतिथि है और उनकी एक बहुत फेमस किताब है, बहुत पढ़ी जाती है, चमचा युग। सुधांशु त्रिवेदी जी को वो जरूर पढ़नी चाहिए, अगर ना पढ़ी हो तो। वैसा तो वो पढ़ने वाले व्यक्ति हैं, काफ़ी पढ़ते लिखते हैं, अध्ययन करते हैं। उसमें उन्होंने यही कहा कि किसी समाज से एक व्यक्ति को उठा के किसी सीट पर बैठा देना और उससे अपनी चमचागिरी कराई जाना, ये समाज को ताकत देने वाला नहीं होता। सवाल ये आपने कौन मुख्यमंत्री बनाया, किस चमचे को मुख्यमंत्री बना दिया, ये महत्वपूर्ण नहीं है। सवाल ये वो समाज के लिए आपने क्या किया। आपको लग रहा है जो ये बनाए हैं सब चमचे हैं? ये नहीं, मैं तो काशीराम जी की किताब का जिक्र कर रहा हूँ। वो सवाल ये है कि आप शिक्षक भर्ती में तो ओबीसी के साथ बेईमानी करते हैं। अगर आपने ओबीसी के 2 मुख्यमंत्री बना भी दिए और आपने लाखों ओबीसी के हक मार लिए, आपके राज्य में, आपके शासन में, केंद्र में भी और हर प्रदेश में जहां बीजेपी की सरकार है, आज ये हालत हो गई है कि हर भर्ती में ओबीसी की कट ऑफ जनरल से ऊपर जा रही है। यू मेड योर पॉइंट। ऐसा क्यों हो रहा है? वैसे तो इन्होंने जिंदगी में पढ़ी नहीं होगी, मेरा 1-2 बार इनसे सामना हो चुका है। ए भाई, जरा मैं आपके कैमरामैन से कहूंगा जरा इस पे फोकस करिए। मान्यवर काशीराम पे बहुत बोल रहे थे, जरा मैं बताता हूं, फोकस करिए, मैं बताता हूं क्या हूं। भाटी साहब, गंदा बंदा जो बोलना था बोल लिया, मैं बताता हूं। ये मान्यवर काशीराम का साइन किया हुआ लेटर है, मई 31, 1995। वो क्या लिखते हैं? ड्यू टू continuing atrocities on scheduled caste and weaker scheduled tribes and weaker sections of society in UP by Mulayam Singh Yadav government. In view of this, we are withdrawing support. बताओ भाई। हाँ, बताता हूं। माननीय काशीराम का साइन किया हुआ लेटर, हाँ, बताता हूं, 31 मई 1995। अब सुनिए पूरी बात, पूरी बात। उसके बाद अब इतने पे नहीं हुआ है महोदय, अब सुनिए उसके आगे। फिर मायावती जी ने उसके बाद बयान दिया कि समाजवादी पार्टी के गुंडे, ये शब्द प्रयोग किया, हमारे दलित विधायकों को जाति सूचक शब्दों के साथ अपमान करके पकड़ पकड़ कर ले जा रहे थे। अब सुनिए, जब इनकी सरकार आई तो इन्होंने रिजर्वेशन इन प्रमोशन ऑफ एससी यूपी में खत्म किया, और जो खत्म किया वो रेट्रोस्पेक्टिव किया, तो हजारों शेड्यूल कास्ट जो प्रमोट हो गए थे वो डिमोट कर दिए गए। और उसके बाद वो दौर आया 2007 में, जब दलितों की पार्टी ने नारा दिया उत्तर प्रदेश में
कि चढ़ गुंडन की छाती पर मोहर लगाओ हाथी पर, हमारा नारा नहीं था। अब भैया आप बोलने लगते हैं SC ST मैं जवाब देता हूं, जवाब सुन लीजिए। और चलनी भी बोले जिनमें 100 छेद। 40 सेकंड वैसे सुधांशु जी ने जिस लहजे में मेरी बात कर, नहीं सुधांशु जी हो गया, कृपया मेरी भी सुन लें। जिस लहजे में उत्तर देना शुरू किया उससे स्पष्ट हो गया, वो बड़े नाराज हो गए, अपसेट हो गए, क्योंकि मैंने इनकी असलियत बता दी। आपने जो उदाहरण दिए हैं, क्या उनमें से कोई सा उदाहरण मैंने बताई? सुन लीजिए सर, मैंने तो आपको शांति से सुना है, मैंने तो बहुत प्यार से सुना आपको, मोहब्बत के साथ। मोहब्बत की दुकान चलने दीजिए। या क्या जो आपने 3 उदाहरण दिए इनमें से कोई सा उदाहरण भी भारतीय जनता पार्टी को सर्टिफिकेट देता है कि भारतीय जनता पार्टी जातिवादी पार्टी नहीं है, पिछड़ा विरोधी पार्टी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछड़ों के साथ अन्याय नहीं किया? भाटी जी, मैंने 3 फैक्ट बोले थे, आपने बगैर फैक्ट के बोला, फिर बताना चाहता हूं इन्होंने सर्टिफिकेट क्या दिया। मायावती जी की जान बचाने हमारे उस समय के तत्कालीन भाजपा के नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी गए और मायावती जी ने ऐलानिया कहा ये मेरा भाई है, और 1995 के रक्षाबंधन में उनसे राखी बनवाई, ये था सर्टिफिकेट। फिर मैं भाटी जी कहता हूं, बुरी इसलिए लगती है जब आप जैसे संभ्रांत लोग जो सभ्यता से डिबेट करते हैं आप समाजवादी पार्टी के मुकाबले, पर इतना झूठ नहीं बोलना चाहिए। फैक्ट गिना रहा हूं, कौन सा झूठ बोला, लेटर दिखा रहा हूं, कौन सा झूठ बोला ये बता दो। आप दोनों मेरे लिए कांग्रेस ने सीटों में आपको नहीं बुलाया, आपने बोला अगर हम अब दिल्ली का चुनाव लड़ेंगे तो हम कांग्रेस को नहीं बुलाएंगे। इसमें नई बात क्या कही? पिछला चुनाव भी अब कांग्रेस के बिना ही लड़े थे, वो तो अभी पीछे आपने एक अलायंस करा था, वो आपके अलायंस में आपको लाभ ही नहीं हुआ। उससे पहले भी आपने कांग्रेस की मदद से सरकार बनाई थी। आप और कांग्रेस तो एक टीम है, कभी एक साथ तो कभी अलग। अमीश भाई देखिए, हरियाणा में जितनी जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी थी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, 10 साल का कुशासन था, और अगर कांग्रेस ने बड़प्पन दिखाया होता, मिलकर चुनाव लड़ा होता, तो आज कांग्रेस का ही मुख्यमंत्री होता हरियाणा में। लेकिन कांग्रेस पार्टी मोहब्बत की दुकान की बात करती है और बीच में दुकान बंद करके विदेश चली जाती है। इस तरह से चुनाव नहीं लड़ा जाता है, 24/7 मेहनत करनी पड़ती है। हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने आज बोला कि चाहे कोई चुनाव हो, छोटा चुनाव हो, बड़ा चुनाव हो, कभी घमंड नहीं करना चाहिए, हमेशा ग्राउंड पे मेहनत करनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने अपने 2-3 पुराने चौधरियों के हाथ में, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, ये पुरानी दुनिया में जी रहे हैं, और यही कारण है कि हर जगह भारतीय जनता पार्टी जीतती जा रही है। दिल्ली में देखिए कांग्रेस पार्टी का कोई वजूद नहीं था, लेकिन फिर भी लोग बात आपको पता नहीं थी। ये जब 2 महीना पहले अलायंस करा था तो कांग्रेस से पता नहीं थी, वो तब तो आप लोग करते कांग्रेस अलायंस करे। आज आप कह रहे हैं कांग्रेस पुराने ढर्रे पे चल रही है, कांग्रेस तो पुरानी बातें कर रही है, लेकिन तब तो आप लोग चक्कर काट रहे थे कांग्रेस दफ्तर के कि कृपया करके अलायंस कर लीजिए। अमीश भाई, अलायंस हम करना चाहते थे, इंडिया गठबंधन बना ही इसलिए था, अलायंस करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, और वही हम कह रहे थे कि मिलकर हरियाणा में चुनाव लड़ते हैं, लेकिन कांग्रेस तुम तो पूरे बदल गए। एक सेकंड सतीश जी, बात यह है कि अब चलेगा डबल डी, ट्रिपल डी चलेगा, डेमोलिशन और डेमोरलाइजेशन का ये जो है पूरा काम हो रहा है। किसमें? कांग्रेस पार्टी को, कि भाई तुम अपना औकात में आओ, हमसे समझौता करो, अब तुम्हारे पास जाने की जरूरत नहीं है, 5 सीट हम। आम आदमी पार्टी क्यों नहीं दिखाएगी? सब देखिए, कांग्रेस वर्सेस ऑल है पूरा सिस्टम। ये लोग गलत कहते हैं कि भाजपा वर्सेस ऑल है। ये सबसे बड़े राजनीति के विद्यार्थी वो अपने प्रोफेसर साहब हैं, कौन से प्रोफेसर? सुधांशु त्रिवेदी। और क्या? अच्छा, ये भाटी साहब, ये कांग्रेस वर्सेस ऑल का सिस्टम है, और जब मौका लगे तमीश जी आप मेरे साथ आइए, मैं आपके साथ चला जाऊं, है वही सिस्टम जी। और कांग्रेसी भी अपने एक दूसरे के खिलाफ ही रहते। क्या हुआ हरियाणा में? एक दूसरे को निपटाया है भाई, और सबको बोलने का मौका मिल जाता है। ये तो देखिए आनंद दुबे भी बोल रहे हैं, आप वो देखिए, अब वो भी हरियाणा पे पता नहीं कैसे बोल रहे हैं। देखिए यही मौका का बात है, जिसकी 5 पैसे का औकात नहीं हो वो भी कहे कि जी हम तो वहां के, हम हमारे ये वाले, ये तरीका है। और भाजपा में आम आदमी पार्टी की औकात थी हरियाणा की, तो सही से बताइएगा, आप तो साफ बोलते हैं। अरे राहुल गांधी ने कहा कि एक समझौता होना चाहिए, नहीं हुआ है कि नहीं? 6 सीटें हारे आम आदमी पार्टी की वजह से। अच्छा, तो ऐसे तो 25 सीटें हार गए सबके वजह से। वैसे हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस व आम आदमी पार्टी के बीच सिर फुटबॉल की स्थिति तो जग जाहिर है। वहीं आम आदमी पार्टी का आरोप है कि वह कांग्रेस के साथ गठबंधन करना चाहती थी, मगर कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया। तो वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राहुल गांधी गठबंधन के पक्ष में थे, मगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन नहीं हो पाया। तो वहीं इस बीच आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने यह साफ कर दिया है कि वह किसी प्रकार का गठबंधन नहीं करेगी और आगामी विधानसभा चुनाव अकेले ही लड़ेगी। तो उधर कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में मिली शिकस्त के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर एक अहम बैठक बुलाई, और इस बैठक में केसी वेणुगोपाल, उदय भान, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपक बाबरिया, अशोक गहलोत और अजय माकन भी शामिल रहे। इस बीच मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राहुल गांधी ने कहा कि पूरी चुनाव में पार्टी का हित दूसरे नंबर पर रहा और नेताओं का निजी हित हावी रहा। तो वहीं भारत के अनमोल रतन टाटा जी के निधन पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का यह बहुत ही शानदार वक्तव्य सामने आया है। इस बीच उन्होंने रतन टाटा जी की सादगी और विनम्रता की जमकर तारीफ की और आगे ये कहा, जब भी मैं उनको इनवाइट करता था राष्ट्रपति भवन में ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बैंक्वेट्स, जब फॉरेन डिग्निटरीज आते थे, तो उनको इतने प्रसिद्ध उद्योगपति होते हुए भी की विनम्रता को मैंने देखा कि वो कभी ऐसा नहीं लगता था कि ये शायद हमारे देश के बड़े उद्योगपतियों में से। ऐसा लगता था कि एक राष्ट्रभक्त, एक साधारण व्यक्ति। आज मैंने और भी साझा किया था, मैंने ये कहा था
प्रायः उद्योगपति धनोपार्जन के लिए उद्योग लगाते हैं। ये उनकी विशेषता ही, और कहते भी थे, सबको कहते थे कि वे आप लोग यदि उद्योग लगाना है, व्यापार करना है, तो सबसे पहले राष्ट्र हित आपका होना चाहिए। इसीलिए ये टाटा ग्रुप के यदि हम जितनी भी इंडस्ट्रीज देखेंगे उनमें आपको सबसे ज़्यादा आपको राष्ट्रहित दिखाई पड़ेगा। और वीडियो के अंत में भारत के अनमोल रत्न को विनम्र भावपूर्ण श्रद्धांजलि, और इसी के साथ ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर इस दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें। खैर, ऐसे वीडियोस के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।